ऐसा मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप कह और रहे हैं न उठाएंगे, उन्होंने बाकायदा उनकी तरफ से कंप्लेन ऑब्जर्वर को की गई है 75% वाले पे। अब कोर्ट जाने की भी बात हो रही है और हमको तो खबर ये है कि बाकायदा फ़कीरों से भी मशवरा किया जा रहा है, वकीलों से भी मशवरा किया जा रहा है। तो क्या आपने ये सही बात पहुंचाई नहीं कि कोर्ट मत जाइए, आप तो अटैच हैं उनसे? इनफैक्ट मेरी मुलाकात काउंटिंग वाले दिन के बाद से उनसे नहीं हुई है। देखिए, SGBM ख़त्म हो चुकी है, एज का मुद्दा ख़त्म हो चुका है, सिराज साहब का दोबारा आने का कोई चांस नहीं है। आप कह रहे हैं सिराज साहब को दोबारा आने का चांस नहीं है और सिराज साहब की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से अब कोर्ट जाने की बात हो रही है। आपने भी सुना होगा, आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी देखा होगा। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है आपसे इस इशू पर कि SGBM ने कंक्लूड कर दिया है, फाइनलाइज कर दिया है कि अब कोई चांस नहीं है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बहुत ही वरिष्ठ मेंबर यामीन कुरैशी साहब मौजूद हैं। यामीन कुरैशी साहब का एक लंबा इतिहास है। एक लंबे समय तक ये सेवियर ग्रुप से अटैच थे और बल्कि इनको सेवियर ग्रुप का कायद और मुखिया माना जाता था। काफ़ी लोगों को इनसे उम्मीदें थी, लेकिन इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें ये कई बार मौजूदा जो सदर रह चुके हैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, उनके साथ मंच शेयर करते हुए नजर आए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को लेकर के, जो SGBM हुई उस पर भी कई लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं। कोर्ट जाने की बातें हो रही हैं और भी सारे मुद्दे इस्लामिक सेंटर को लेकर के। पिछले 20 साल का या 30 साल का इतिहास भी हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेबाक होकर के बोलते हैं, बेदाग होकर के बोलते हैं। किसी भी खेमे में रहें लेकिन हक बात कहने के लिए जाने जाते हैं। यामीन साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश है। मैं जनाब मोहम्मद अहमद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझको मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात आप हज़रात के सामने पेश कर सकूँ। यामीन साहब, एक लंबा अरसा सेवियर ग्रुप के साथ आपका गुजरा और सेवियर ग्रुप के लोग आपसे काफ़ी उम्मीदें रखे हुए थे और आप भी जब भी किसी मंच पे बोलते हैं तो बेबाक होकर के बोलते हैं, इश्यूज़ को उठाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या वजह रही कि आप अचानक आप जो है उधर उस खेमे में नज़र आए जो सेवियर ग्रुप के ख़िलाफ़ काम करता है? इनफैक्ट मेरा शुरू से ही ये मानना रहा है कि किसी इंसान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ इश्यूज़ के को लेकर जो है बात की जाए, और यही मैं करता रहा हूँ। पिछले 20 सालों में मैंने बार बार इश्यूज़ पर कमेंट किया है, मैंने फाइनेंशियल मैटर्स पर कमेंट किया है, मैंने पॉलिसीज़ पर कमेंट किया है, और उन पॉलिसीज़ के ज़रिए से, उनके मेरे कमेंट के ज़रिए से वो चीज़ें सामने आई हैं जो डेफिशिएंसीज थी या कमियां थी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की वर्किंग में उस दौरान। और यही वजह है कि अब जबकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक ऐसे दो राह पर खड़ा है जहां पर उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल वे में अपनी सही और सच्ची बात जो है आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अब आपने कहा कि एक तो पॉलिसी मैटर्स थे और एक फाइनेंशियल मैटर्स थे। वो कौन से पॉलिसी और फाइनेंशियल मैटर थे जिसको लेकर के आप लगातार मुखर रहे? बेसिकली फाइनेंशियल मैटर्स में सबसे बड़ी बात जो है वो मेंबरशिप में होने वाली जो डेफिशिएंसीज थी, जो कम पैसे लेकर पिछली डेट में मेंबरशिप दी गई थी, उन पर मैंने बार बार जो है तवज्जो दिलाई, और जो अमाउंट मेंबरशिप को लेकर फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो होता रहा उसके रिकन्सिलेशन पर, जो कि मेंबरशिप दी गई है उस साल के दौरान, उससे रिकन्सिलेशन करने की बात मैंने बार बार दोहराई है और बार बार इस बात पर तवज्जो दिलाई है कि ये रिकन्सिलेशन होना ज़रूरी है। अगर 100 लोगों को मेंबरशिप दी गई है और 30,000 रुपये के हिसाब से मेंबरशिप दी जानी है, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 100 जो रकम आती है उतनी रकम जो है वो अकाउंट में शो होनी चाहिए।
अगर नहीं शो हो रही है तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कॉल किया, जो समा और अदर मुझको कभी नहीं मिल पाया। और हमेशा इस बात का वादा होता रहा कि हम आपको जो है आपके तमाम सवालात का सही वक्त पर सही जवाब देंगे, मगर ना वो वक्त आया है और ना ही जवाब आया है। अब आप खुद कह रहे हैं कि ना वो वक्त आया और ना वो जवाब आया। उसके बाद जाहिर सी बात है पिछले 20 साल से सिराज कुरैशी साहब लीड करते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को, तो कप्तान की बड़ी जिम्मेदारी की, जो कैप्टन होता है टीम का, उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एज ए कैप्टन क्या आप उनको फेलियर मानते हैं? मैं ये नहीं मानता कि ये सारा काम या डेफिशिएंसीज सिर्फ एक शख्स को जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि ये टीम वर्क होता है। सबकी सेक्रेटरी भी मौजूद है, ट्रेजरर भी मौजूद है, और वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद है, प्रेसिडेंट भी मौजूद है, बीओटी के मेंबर्स भी मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी मौजूद हैं। सब मिलकर फैसले लेते हैं, सब मिलकर जो है वो अपनी बात को जो है सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए थी। सब लोगों को अपने फैसलों में दखल देना चाहिए था। अगर वो मुतमईन नहीं थे उन फैसलों से तो उनको अपनी नाराज़गी का इजहार करना चाहिए था, और इजहार करने का तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहले उनको जो मिनट्स हैं उसमें अपनी डिसेंट नोट करानी चाहिए थी, वोट ऑफ डिसेंट देना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ है। फिर इसके अलावा जब भी वो लोग इकट्ठा हुए हैं तब भी उन सब ने मिलकर सिराज कुरैशी साहब का साथ दिया है। इससे ज़ाहिर होता है कि वो सब लोग भी तमाम फैसलों में मुकम्मल तौर से शामिल रहे हैं, इसलिए किसी एक शख्स को ज़िम्मेदार ठहराना सही नहीं है। अब सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि एक शख्स को ज़िम्मेदार ठहराना सही नहीं है, लेकिन एक बड़ा तबका ये है जो ये मानता है कि कप्तान की बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो टीम कैप्टन होता है, तो कैप्टन को इस पे सवाल जवाब करना चाहिए था, उस पर पूछना चाहिए था। तो उनकी भी सहमति क्या आपको लगता है कि इन सारे मुद्दों पर रही होगी? ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल नहीं है कि कैप्टन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम हुआ हो। जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की मंशा और मर्ज़ी, क्या अगर उनको भी फोर्स किया जाता था, उनको भी अगर मजबूर किया जाता था किसी काम को करने के लिए, तो उनको अपनी इस बात का इज़हार करना चाहिए था। अगर नहीं किया है तो यही माना जाएगा कि वो भी मुकम्मल तौर से जो है रज़ामंद थे इन तमाम फैसलों से जो गुज़िश्ता सालों में लिए गए, और मेंबरशिप ख़ास तौर से जो दी गई उसके लिए बेसिकली ज़िम्मेदार कन्वीनर मेंबरशिप कमेटी है। बाद में ज़िम्मेदारी जो है वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर सभी अरकान पर आती है, जिसमें प्रेसिडेंट भी शामिल है। अब एक सवाल और पैदा होता है कि जो बाकी जो 6 BOTs हैं या 5 BOTs हैं, उनका साफ कहना है कि साहब हमने पहली बार मुद्दा उठाया और कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की बात की तो बवंडर खड़ा हो गया। अगर इससे पहले भी हमने ये किया होता तो पता नहीं सेंटर का क्या हाल होता। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो मानते थे तो उनको इस बारे में कोई रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए थी कि स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग अगर प्रेसिडेंट ने बुलाई थी तो उसके लिए तैयार होना चाहिए था। डेमोक्रेटिक वे यही है, और डेमोक्रेसी में हर मेंबर का इक्वल राइट्स है, और मेंबर्स के राइट्स को नकारना या उसको जो है ना मानना सबसे बड़ी गलती है। और मैं ये समझता हूँ कि बीओटी के मेंबरान को खुशदिली के साथ में और बहुत ही अपनी रजामंदी के साथ में एसजीबीएम को होने देना चाहिए था, और उसमें कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए थी। जो भी चाहे प्रॉक्सी केस किया गया हो या डायरेक्ट केस किया गया हो, केस करने का मंशा एसजीबीएम में रुकावट डालना और मिस रिप्रेजेंट किया गया है, मोस्टली कोर्ट केस में मिस रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक सोसाइटी है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, इसको एक ट्रस्ट के तौर पर पेश करना और ये बात को एस्टेब्लिश करना कोर्ट के अंदर जाकर कि ये जो है तमाम पावर्स जो हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के पास होती हैं, वो गलत है, सरासर गलत है। और यही बात 24 अप्रैल के 4 अप्रैल के अपने फैसले में डबल बेंच जो हाई कोर्ट की है उसने
साबित की है और उसने जो है माना है कि सुप्रीम जो है वो जनरल बॉडी है, मेंबरान हैं, ना कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, और इसीलिए उसने तमाम लोगों की जो पोजीशन थी, जो हैसियत थी, जो इक़्तिदार में रहने की हविस थी, उसको ख़त्म किया और ये कहा कि ना कोई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ एग्जिस्ट करता है, ना एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करता है, ना प्रेसिडेंट, ना वाइस प्रेसिडेंट, और इस वक्त सिर्फ कोर्ट ऑब्जर्वर जो है वो ही चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा। अब आप ये कह रहे हैं कि आपका ये कहना है कि जो SGBM बुलाई गई थी जून 2023 में, उसको होने देना चाहिए था, लेकिन कई मेंबरों से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि साहब सिराज साहब के जो लोग होते थे वो 4 इस कोने पे खड़े होते थे, 4 उस कोने पे, 5 उस कोने पे, 3 इस कोने पे, और किसी भी मीटिंग को प्रॉपर ढंग से होने ही नहीं दिया आज तक पूरे 20 साल के इतिहास में, इसलिए पॉसिबल ही नहीं था। तब वो क्या कर रहे थे? जब वो नहीं होने दे रहे थे तब वो BOT के मेंबरान जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है वो क्या कर रहे थे? वो तो स्टेज पर बैठे हुए होते थे, वो तो हाँ में हाँ मिला रहे होते थे, वो तो ये कह रहे होते थे कि रेजोल्यूशन पास हो गया है, तो फिर अब किस बात का एतराज़ कर सकते हैं वो? इस मनमानी को अगर रोकना था उनको तो शुरू से रोकना चाहिए था। अब लास्ट मोमेंट पे ये जाकर इस तरह की बात करना जो है वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। तो क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? आपने तो चूँकि सेवियर ग्रुप से जुड़े रहे हैं कि इस तरह की मनमानियाँ होती रहीं? देखिए, मनमानी दो तरह से होती रही है। पहली बात ये कि शोर शराबे के दौरान रेजोल्यूशंस को मंजूर माना गया। दूसरी, नामंजूर होने पर भी मिनट्स में जो है मंजूर दिखाया गया रेजोल्यूशंस को, ऐसा होता रहा है और इसके ख़िलाफ़ हम बारहा जो है अपना प्रोटेस्ट जो है दर्ज करते रहे हैं इन राइटिंग, लिखित रूप से हमने जो है हमेशा प्रोटेस्ट किया है और अपनी बात को जो है दर्ज कराया है, चाहे वो 1000 के सब्सक्रिप्शन का मामला हो, चाहे वो 2000 के सब्सक्रिप्शन का मामला हो। हमने दोनों बार 2015 में भी, 2016 में भी, 2017 में भी बदरिए लेटर जो कि प्रेसिडेंट को लिखे गए हैं, सेक्रेटरी को लिखे गए हैं, कहा है कि जो एनुअल जनरल मीटिंग थी उसमें कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ है, आप मिनट्स में जो लिख रहे हैं वो सरासर गलत है। आप एक सवाल और पैदा होता है यामीन साहब, आप तो सीनियर आदमी हैं, आपने सेवियर ग्रुप क्यों छोड़ा, क्या कारण रहे? पहली बात यह है, मैंने सेवियर ग्रुप नहीं छोड़ा। सेवियर ग्रुप खुद जो है अपने बोझ के नीचे दब कर रह गया है। सेवियर ग्रुप का एग्जिस्टेंस जो है वो 2-3 लोगों पर मुनहसर रह गया है। सेवियर ग्रुप एज सच कुछ है नहीं आज की तारीख़ में। उसको एस्टेब्लिश करने की बेइंतहा कोशिश की हमने बारहा मीटिंग बुलाई, हमने बारहा लोगों को इस तरफ मुतवज्जे किया, और जब हम कोर्ट केस कर रहे थे तब हमने मुस्तकिल ताउन मांगा सेवियर ग्रुप के लोगों से। हमने कहा उनसे कि वो जो है फिज़िकली कम से कम मदद करें, अगर फाइनेंशियली नहीं कर सकते हैं केस को लड़ने में, जो कि केस हम लड़ रहे थे सब्सक्रिप्शन के ख़िलाफ़। हमने पहले सिंगल बेंच में जो है पिटीशन डाली, उसके बाद में हम जो है जब वो नहीं पहुंच पाई अपने अंजाम तक तो हमने जो है डबल बेंच में अपील की। वहाँ पर भी एक भी शख्स सेवियर ग्रुप से आगे नहीं आया, एक भी शख्स ने हमारी कोई मदद नहीं की, और जब मौका आया तो आप ही के ज़रिए से ये बात कहलाई गई कि हम कोर्ट भी गए। हम कोर्ट गए का क्या मतलब है? क्या सेवियर ग्रुप कोर्ट गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ यामीन कुरैशी कोर्ट गए, अकेले तनहा तौर से कोर्ट गए, और वो हक़ की लड़ाई में हमेशा आगे रहे और रहेंगे। हक़ की लड़ाई के लिए जो है कभी पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता। ये ग्रुप या वो ग्रुप से मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। सेवियर ग्रुप है या सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का ग्रुप है, मैं वही बात कहता हूँ जो कि हक़ है। ये बात
मेरी हर उस तकरीर में मौजूद है जो मैंने सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के मंच से कही या उसके अलावा कही। मैंने कभी भी कोई बात ऐसी नहीं कही है जिससे ये ज़ाहिर हो या ये एस्टेब्लिश हो कि मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर हूँ। तो आने वाले दिनों में चूंकि अब माना यह जा रहा है कि एजीबीएम बुला ली जाएगी और चुनाव हो सकता है मई जून के एंड तक हो जाएं, तो अब आपकी क्या रूपरेखा होगी, क्या आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा? देखिए, इट इज़ प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि एक बार एजीबीएम हो जाए और उसमें जो है इलेक्शन का ऐलान वो करते हैं या इलेक्शन ही कराते हैं, क्योंकि जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें इलेक्शन कराने की बात कही गई है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में, ना कि होल्ड करने की। तो अब कोर्ट ऑब्जर्वर क्या रुख अपनाते हैं, किस तरह से लेके चलते हैं, उसके हिसाब से ही फैसला करना होगा। और कौन कैंडिडेट्स आते हैं, किस तरह से कैंडिडेट्स आते हैं, कौन ग्रुप्स जो हैं आगे बढ़ते हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो उस तरह के लोग जो हैं मैदान में आ रहे हैं जिनका इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं रहा, ना उनके पास कोई विज़न है, ना कोई उनके पास में जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कोई रूपरेखा है, ना ही उनका कोई प्लान है। इस तरह के लोग मैदान में आ रहे हैं। और इसी तरह से वो लोग जो कि पिछले 20 साल से लगातार जुड़े रहे हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से और उसकी हर डेफिशिएंसी के ज़िम्मेदार रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं। और उसके अलावा पता नहीं कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब अपना कोई पैनल उतारते हैं या नहीं उतारते हैं, अभी तक इसके बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं है। बहरहाल अगर उतारते भी हैं तो वो उनमें किन लोगों का इंतखाब करते हैं और कैसे लोग मैदान में आते हैं, उन सब को देखने के बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे और तभी आपको बता पाएंगे। आपने अपनी बातों में त्रिकोणीय इशारा किया। पहला इशारा आपका मेरे ख्याल से आसिफ हबीब साहब की तरफ है, दूसरा इशारा आपका अबरार साहब और उनके ग्रुप की तरफ है, और तीसरा इशारा सिराज साहब की तरफ है। और तीनों लोगों को आप रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप आयदा यामीन कुरैशी क्यों नहीं मैदान में आ सकते? आप भी तो पढ़े लिखे कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि कोई भी काम करने के लिए आपको एक टीम रिक्वायर्ड होती है। सेवियर ग्रुप टोटली बिखर चुका है। सेवियर ग्रुप का नाम आपने चार कोणीय क्यों नहीं कहा? आपने सेवियर ग्रुप को क्यों नहीं एक कोण माना? इसलिए कि आप भी ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं कि सेवियर ग्रुप जो है वो कुछ करने की पोजीशन में फ़िलहाल तो नहीं है। कल हो जाए बात दूसरी है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई पोजीशन नज़र नहीं आ रही कि सेवियर ग्रुप कुछ कर पाएगा, अपने कुछ डेंट कर पाएगा इलेक्शन में, अलावा इसके कि इसको सपोर्ट कर दे या उसको सपोर्ट कर दे, जो कि सही नहीं है। सेवियर ग्रुप का एग्जिस्टेंस इसलिए नहीं किया गया था। सेवियर ग्रुप को बनाया गया था हक़ की बात करने के लिए, हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए, और बिला किसी की तरफदारी किए जो सच है उसके खड़े होने के लिए बनाया गया था। तो अगर वो काम करने के लिए कोई तैयार है तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है, और अगर नहीं है तो बड़ी मुश्किल है और बहुत ही दुश्वारी है। और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए ये कोई बहुत खुशहाइन बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए उस तरह की शख्सियत रिक्वायर्ड है जिसको पूरी तरह से इल्म हो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बैकग्राउंड का, उसके ऑब्जेक्टिव्स का, और जिसके दिमाग में एक विज़न हो कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स का हुसूल किया जा सकता है और किस तरह से जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को उस राह पर डाला जा सकता है जिससे वहाँ जो अभी बदउनवानियाँ, अलेज्ड बदउनवानियाँ कहूँगा, जो कि कही जा रही हैं कि वहाँ पर बदउनवानियाँ हैं, वो उन सब का ख़ात्मा कर सकें और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को उसकी सही राह पर ले जाकर उसको जो है वही बुलंदी हासिल करने में जो है मददगार साबित हों जिसके लिए उसको जाना जाता है और जिसके लिए उसके कायदीन ने उसका क़याम किया था। यामीन साहब, हकीम अब्दुल हमीद आने से तो रहे, मुफ्ती अतीक़ुर रहमान उस्मानी तो आने से रहे, बेगम आबदा अहमद तो आने से रही,
जस्टिस हिदायतुल्ला जी, नक्शबंद, ये सारे लोग तो अब आने वाले नहीं हैं। अब सवाल ये है कि जो लोग आसिफ हबीब साहब के साथ हैं, उनका ये कहना है कि साहब ये एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, ये परफॉर्मर हैं और इनका एक मुस्लिम बैकग्राउंड बहुत लंबा रहा है और ब्यूरोक्रेसी में यहाँ वहाँ इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो इनसे बेहतर चॉइस कोई नहीं हो सकता है। मुझे इल्म नहीं है सही तौर से कि ब्यूरोक्रेसी में क्या उनके ताल्लुकात हैं, और वो कहीं ज़ाहिर हुए नहीं हैं आज तक कि उन्होंने कोई ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल किया हो। और उनके जो है रही बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन होने की बात, तो हो सकता है कि वो कामयाब बिजनेसमैन हो। तो क्या सिराजुद्दीन कुरैशी कामयाब बिजनेसमैन नहीं थे? क्या उनके आने पर वो सारी ख्वाब पूरे हो सके जिनके लिए उनको लाया गया था? अगर हुए और या कम हुए तो उसके लिए क्या बिज़नेस ज़िम्मेदार है या बिज़नेस की वजह से वो पूरे हुए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान का विज़न होता है, इंसान के एफ़र्ट्स होते हैं, इंसान की मेहनत होती है, उसकी वो लगन होती है जिसके साथ में वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इन लोगों का दावा ये है कि ये अपना विज़न डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे, रोड मैप देंगे, साल वाइज देंगे, मंथ वाइज देंगे, क्वार्टरली देंगे। देखिए, जब विज़न आएगा तब देखा जाएगा। विज़न लाना इतना भारी काम नहीं है। सबसे पहले इंसान अपने जो मकालात हैं, जो बातचीत हैं, उनमें इजहार कर देता है। उससे पता चल जाता है कि आप जो है किस तरफ ले जाना चाहते हैं सेंटर को, आपकी क्या राह है, क्या डायरेक्शन देने की आपके जो है प्लान है। तो ऐसा कुछ सामने नज़र नहीं आया है अभी तक। हो सकता है कि कल कोई ऐसी बात सामने आए जिससे ये लगे कि ए टीम या बी टीम या सी टीम इसको बेहतर राह दे पाएगी। तो एनीवे, हमारा जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया इस्लामिक कल्चर की सेंटर की बका और बहबूद है, और उसी के लिए काम करना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो आजकल आप सिराज साहब के साथ मंचों पे नज़र आते हैं, तो क्या माना जाए कि सिराज साहब का जो कैंडिडेट होगा आप उसके साथ जाएंगे या उसमें भी आपकी चॉइस होगी? मैंने अभी अर्ज़ किया है, अभी मुझे ये इल्म नहीं है कि सिराज साहब की टीम क्या होगी। अगर उनकी कोई टीम आती है तो मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, ब्लाइंडली किसी को भी सपोर्ट करने का मैं तरफदार नहीं हूँ। सो ब्लाइंडली सपोर्ट किसी भी टीम की होने की उम्मीद नहीं है। अलबत्ता ऑन मेरिट्स अगर किसी को सपोर्ट किया जाना है तो ज़रूर सपोर्ट किया जाएगा, चाहे वो कोई भी है। एक सवाल और है कि सिराज साहब का जो खेमा है उसकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब इनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है, और लगातार इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि सिराज साहब से बेहतर कोई आदमी हिंदुस्तान में है ही नहीं? अहमद साहब, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं कि जिस वक्त SGBM की तैयारी चल रही थी उस वक्त मैं बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत सारे लोगों से मैंने बात की। तो लोगों का कहना ये था कि अगर जो लोग सामने आ रहे हैं इन्हीं को आना है तो उनसे बेहतर सिराज साहब हैं। ऐसा आपने भी शायद सुना हो, और ये बात जाहिर करती है कि सिराज साहब में वो काबिलियत है कि वो इसको आगे ले जा सकते हैं। अपने कामों को जो है, जो उनका विज़न है उस पर अगर वो काम करेंगे और उनको काम करने दिया गया तो हो सकता है कि वो इस बिल्डिंग की तामीर में अपना रोल अदा कर सकें, चूँकि उनके पास रिसोर्सेज हैं। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ही हैज़ दी रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर ही कैन मैनेज द फंड्स, फ्रॉम वेयर ही कैन। चूँकि देखिए, अगर आप इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो आपको ये बात महसूस होगी कि आज तक की हिस्ट्री में जो BOT के लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, इनका 5 पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के। अगर ये 5 पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं तो सिराज साहब इन लोगों को ढो क्यों रहे थे? बेसिकली ये सिराज साहब के मेरे ख्याल से यही ब्लंडर है कि उन्होंने उस तरह की टीम को जो है, जो ये समझकर सिर्फ उनकी एक ही क्वालिटी को देखा, यसमैन होने की, इसके अलावा कोई क्वालिटी उनकी नहीं देखी। इसके अलावा उनका रिसोर्सफुल होना, उनका ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंटेशन करने की तरफ लगाव होना, ये सब बातों को टेस्ट नहीं किया। ये बातें करनी चाहिए और आज इसके लिए जो है उनको काम करने दिया गया। तो हो सकता है कि वो इस बिल्डिंग की तामीर में
उनको जो है खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब लोग एक सवाल ये भी कर रहे हैं और आपने भी अपने उसमें उठाया इंटरव्यू के दौरान कि जो काम सिराज साहब 20 साल, सिराज साहब को 94 में इंटर कर गए थे, 2024 30 साल होते हैं, 30 साल में एक 4-5 टर्म होते हैं, बल्कि 6 टर्म होते हैं। अगर वो 6 टर्म के दौरान 4+2 के दौरान वो नहीं कर पाए तो क्या गारंटी है कि वो अगले 5 साल में कुछ कर पाएंगे या जो टीम लाएगी वो कुछ कर पाएगी? ये ज़रूरी नहीं है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि अगले 5 साल में वो सब कुछ कर पाएंगे जो कि वो कह रहे हैं। लेकिन क्या दूसरे लोग जो उनके मुकाबिल हैं उनकी अहलियत है, उनमें ये लियाकत है, उनमें ये सलाहियत है कि वो इन कामों को पूरा कर सके? तो हमें मुकाबलतन देखना है, हमें जो है कंपैरेटिवली देखना है कि कौन आदमी जो है बेटर है। बेटर को शुड बी द चॉइस, नॉट द यामीन वर्स्ट। साहब, जिनको मौका नहीं मिला उन पे तो आप सवाल नहीं खड़े कर सकते ना। जिनको 30 साल का मौका मिला 20+10 का, उन पे तो सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन जिनको अभी परफॉर्म का मौका ही नहीं मिला, 2 साल, 1 साल, 5 साल, उनसे आप कैसे सवाल कर सकते? बिल्कुल सही कहा आपने। अब जो बेसिक बात है, देखिए SGBM ख़त्म हो चुकी है, एज का मुद्दा ख़त्म हो चुका है, सिराज साहब का दोबारा आने का कोई चांस नहीं है। ये आप कह रहे हैं सिराज साहब को दोबारा आने का चांस नहीं है और सिराज साहब की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से अब कोर्ट जाने की बात हो रही है। आपने भी सुना होगा, आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी देखा होगा। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है आपसे इस इशू पर कि SGBM ने कंक्लूड कर दिया है, फाइनलाइज कर दिया है कि अब कोई चांस नहीं है। उसकी वजह यह है कि 75% जो रिक्वायरमेंट थी प्रेजेंट वोटर्स की कंसेंट देने की उस एजेंडे आइटम 1 के लिए वो नहीं दी गई है। वो चाहे 50% हो, उससे कम या ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिक बात यह है कि 75% रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए अब कोर्ट में जाने के लिए तो हर शख्स आज़ाद है, मगर मैं एडवाइस करूँगा कि कोर्ट में ना जाया जाए और इस इशू पर मज़ीद जो है सेंटर को ना घसीटा जाए। सेंटर को नई टीम लाने के लिए, बरवक्त कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दी जाए, ऐसी मेरी अपील है, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, आपकी तो अपील है, जाहिर सी बात है, उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम, आप तो एक उदार चरित्र के आदमी हैं। आपका कोई किसी मंच से, मैंने भी देखा सिराज साहब के मंच पे भी आप खुल के बोलते हैं, इसी वजह से मेरा पहली बार आपकी तरफ रुझान भी हुआ यार कि ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में हैं माशाल्लाह सेंटर में, जो खुल करके मंच कोई भी हो लेकिन बात हक की रखते हैं। इसीलिए मैं आपसे करीब भी आया और आपको समझने की कोशिश की। लेकिन सिराज साहब के साथ जो लोग हैं, माना ये जा रहा है, ये आरोप भी लग रहा है कि वो सिराज साहब को बर्बाद ही करके दम लेना चाहते हैं, सिराज साहब उसको समझ नहीं पा रहे हैं शायद। देखिए, सिराज साहब एक वेल क्वालिफाइड पर्सनालिटी हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, एक बहुत सीजन्ड बिजनेसमैन हैं और पिछले 20 साल कम से कम, आप 25 साल कर रहे हैं, लेकिन 20 साल कम से कम उन्होंने जो इलेक्टेड पोजीशन में रहते हुए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए काम किया है। तो वो किसी की बातों में आकर कुछ ऐसा कर जाएं जो कि नाजिबा हो, जो कि अनरिक्वायर्ड हो, तो मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे हैं उठाएंगे, उन्होंने बाकायदा उनकी तरफ से कंप्लेन ऑब्जर्वर को की गई है 75% वाले पे, अब कोर्ट जाने की भी बात हो रही है और हमको तो खबर ये है कि बाकायदा फ़कीरों से भी मशवरा किया जा रहा है, वकीलों से भी मशवरा किया जा रहा है। देखिए, सही वकील और सही मशवराकार जो भी उनको मिलेंगे वो यही बात बताएंगे कि एज़ पर MOA देयर इज़ नो स्कोप फॉर फर्दर लिटिगेशन। एक चीज़ आखिर में मैं समझना आपसे चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो लोग सिराज साहब के साथ हैं, क्योंकि सिराज साहब एक हाई मैनर के आदमी हैं, उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इख्तलाफ की गुंजाइश तो सहाबा में भी रही है, मुखालफत की कम से कम उनके यहाँ कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि सिराज साहब ज़िद्दी आदमी हैं, रिजिड आदमी हैं, किसी चीज़ को ठान लेते हैं, कान के बहुत हल्के हैं, अगर कोई किसी के बारे में कह देता है तो वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। यही वजह है कि शायद ये सब चीज़ें उनको यहाँ तक लेकर के आईं, वरना अगर वो SM खान को उस वक्त हैंडओवर कर दिए होते
और उसके बाद आराम से पीछे से सेंटर चलाते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। इनफैक्ट मैं उनके कभी इतना करीब नहीं हुआ हूँ जो मैं ये जान सकूँ कि वो किस तरह के मिजाज क्या शख्सियत हैं, क्या मिजाज है उनका, किस तरह से वो लोगों की बातों को सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं। लेकिन मैंने ये बात ज़रूर जानी है कि अगर सही बात उनसे कही जाए तो वो उसको मान लेते हैं। तो ज़िद्दी होना कम से कम मैं नहीं मान सकता। तो क्या आपने ये सही बात पहुंचाई नहीं कि कोर्ट मत जाइए, आप तो अटैच हैं उनसे? इनफैक्ट मेरी मुलाकात काउंटिंग वाले दिन के बाद से उनसे नहीं हुई है। मैंने सुना ज़रूर है, आपसे भी सुना है और कुछ लोगों से और से सुना है कि ऐसा कुछ चल रहा है। आज भी आसिफ जैदी साहब ने सेवियर ग्रुप पर डाला था कि क्या एमओए में कोई ऐसी क्लाज है जो 75% की रिक्वायरमेंट बताती हो। तो मैंने उसका जवाब दे दिया है और जवाब वही दिया है जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि 75% प्रेजेंट मेंबर्स का अगर कंसेंट देता है तो ही अमेंडमेंट कबूल किया जाता है, और वो भी एसडीबीएम में होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है। क्लॉज 16C1 जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का है उसमें ये क्लॉज दी गई है, और वाज़ेह तौर से इसी पर जो है इन्हिसार करके डबल बेंच ने फ़ैसला दिया है, और यही वो क्लॉज है जिस पर टोटल फ़ैसला जो है बेस्ड है डबल बेंच दिल्ली हाई कोर्ट का। लेकिन यामीन साहब, इस्लामिक सेंटर के 43 साल के इतिहास में पहली बार एसजीबीएम हम लोग सुन रहे हैं, और ना इससे पहले एसजीबीएम होती थी, मामले हल कर लिए जाते थे। सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले 3 अमेंडमेंट हुए जो कि मेरी जानकारी में 1000 से लेकर 2000 तक। इस पर आपने कहा कि आप लगातार उस पर लड़ाई लड़ते रहे, चाहे वो मेंबर्स की वोटिंग का राइट हो 11 महीने से लेकर के 3 महीने करने का, या लगातार फीस बढ़ाने का, जबकि एमओए में मेंशन है कि किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए, हटाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ये इस चीज़ पे क्या लगता है कि आपको ये सारे हीनियस क्राइम थे, इलीगल थे जो हुए अब तक? मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ मैं अपनी बात को। 3 इशू हैं। पहला है इंक्रीज़ इन एडमिशन फ़ी, दूसरा है इम्पोजिशन, आई एम यूजिंग वर्ड इम्पोजिशन ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑन लाइफ मेंबर्स, और तीसरा है रिडक्शन इन द पीरियड ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग। तीनों के तीनों इलीगली यूज़ किए जा रहे हैं बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द मैनेजमेंट। एक एक करके मैं आपसे बात बताता हूँ। देखिए, जिस वक्त मैं दाखिल हुआ, मैंने मेंबरशिप ली इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की, उस वक्त उसकी मेंबरशिप फ़ी 10,000 रुपये थी, जिसको बढ़ाकर 2005 में 30,000 किया गया, बाकायदा जनरल बॉडी मीटिंग में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ में रेजोल्यूशन पास करके, और उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को भी भेजी गई। तो ये तो हुआ वैलिड तरीका काम को करने का। इसके बाद 30,000 से 50,000 और 50,000 से 1 लाख या नहीं, जो भी है पोजीशन, उनमें सरासर जो है वायलेशन किया गया है एमओए का, और मैनेजमेंट ने जो ये इंक्रीज़ की है ये सरासर इलीगल है, क्योंकि कोई एसजीबीएम हुई नहीं। ये जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम में जहाँ 10,000 छपा था उसकी जगह 30,000 छप गया, 30,000 की जगह 50,000 छप गया। अब 30,000 की जगह 50,000 छापने के लिए आपने क्या किया, कैसे पास किया? कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने किया। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को क्या पावर है, कहाँ से आई ये पावर? अमेंडमेंट करने की पावर तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के पास है नहीं, तो वो फिर उन्होंने कैसे कर लिया? इस बात के लिए हमने ऑब्जेक्शन किया, तब भी किया, बाद में भी किया। रही 1 लाख की बात, चूँकि 1 लाख की बात वेबसाइट पर आई थी और फिर हटा दी गई, तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा हमने जो है इशू रेज नहीं किया है। अब बात आती है एनुअल सब्सक्रिप्शन की। एनुअल सब्सक्रिप्शन जब हमने मेंबरशिप
ली या हम जैसे बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ली, तो एनुअल मेंबरशिप नील थी। उस नील को 1000 में बदलने के लिए SGBM बुलाई जानी चाहिए थी, जो नहीं बुलाई गई, पहली बात। फिर उसको 1000 से 2000 में तब्दील करने के लिए SGBM बुलाई जानी चाहिए थी, जो नहीं बुलाई गई। तो इस तरीके से तो ये इल्लीगल हो गई। दूसरा बात यह है कि उनका कहना यह है कि ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में पहले 1000 और बाद में 2000 को पास किया गया। तो ये दोनों बातें भी अपनी जगह सही नहीं हैं, ये दोनों बातें भी गलत हैं। हमने 2005 में भी, 2015 में भी, 2016 में भी, 2017 में भी ऑब्जेक्शन किया है और इन राइटिंग किया है कि ऐसा कुछ एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में पास नहीं हुआ है। मगर मिनट्स में चूँकि लिख लिया गया है, हमने मिनट्स पर भी एतराज़ किया है। मिनट्स के मैनिपुलेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने कोर्ट ऑब्जर्वर के सामने भी पेश किए और कोर्ट के सामने भी पेश किए। तो ये सिलसिला बहुत दिन से चला आ रहा है और इसके लिए पूरी टीम जो है वो ज़िम्मेदार है, जिन्होंने इन कामों को जो है इल्लीगली इम्प्लीमेंट किया है। यामीन साहब, एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि मैंने कमाल फारूकी साहब से बात की। कमाल फारूकी साहब का ये कहना था कि साहब सिराज साहब ने लोगों को कोर्ट जाने के लिए मजबूर किया। अगर 75 साल की उम्र में उन्होंने छोड़ दिया होता, अपने नायब को उत्तराधिकारी बना दिया होता, तो शायद इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर आज इन सारे फसादात से महफूज हो सकता था। तो क्या आपको लगता है कि सिराज साहब ही इसकी जड़ हैं जो कोर्ट में भेजा गया? मेरे ख्याल में ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। पहले आप ये देखिए कि सिराज साहब ने SGBM कब बुलाई? 23 मई 2023 को, शायद 10 जून 2023 को शायद। 10 नहीं, लेकिन कॉल की थी 23 मई को। अच्छा। और कोर्ट केस कब हुआ? कोर्ट केस उससे पहले हो गया। तो कोर्ट केस की तैयारी इवन अदरवाइज चल रही थी। कोर्ट केस की तैयारी सिराज साहब, शायद उसके बाद हुआ है। नहीं, कोर्ट केस बाद में नहीं हुआ, कोर्ट केस पहले हुआ है। आप फैक्ट्स चेक कर सकते हैं, डेट्स में आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि सिराज साहब ने जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है उससे पहले ही कोर्ट केस हो गया था। कोर्ट केस हो गया था और जिस दिन सिराज साहब ने SGBM को विड्रॉ करने का फैसला किया, उसके अगले दिन जो है कोर्ट से समन आ गए। इसका मतलब कम से कम 10 दिन पहले से, 5 दिन पहले से उस कोर्ट के केस की तैयारी चल रही थी। तो ये कहना बिल्कुल 100% सही नहीं है कि अगर सिराज साहब ने अपनी सीट वेकेट कर दी होती और नायब सदर को, वाइस प्रेसिडेंट को अपनी जो है इख्तियार दे दिया होता, चार्ज दे दिया होता, तो ये नौबत ना आती। ये लोग बहुत पहले से तुले हुए थे कोर्ट केस करने के लिए और डमी लोगों को तलाश किया गया। उनके तलाश को करने में भी टाइम लगा होगा, उनको राज़ी करने में भी टाइम लगा होगा, उनको डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराने में भी टाइम लगा होगा। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और इस लंबे प्रोसेस में इतना टाइम ज़रूर लगा है कि वो सिराज साहब की SGBM बुलाने से ताल्लुक़ नहीं रखता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू फॉर ये यामीन कुरैशी साहब थे, जिन्होंने हर अच्छे और हर सुलगते सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की। इनका साफ कहना है कि ये आज भी किसी ग्रुप के साथ नहीं है, बल्कि जो आदमी आएगा सेंटर के मफाद की बात करेगा, जिसका एक रोड मैप होगा, जिसका विज़न होगा, जिसका फ्यूचर प्लान होगा, उन सारी चीज़ों को देख करके ही किसी का समर्थन किया जाएगा। ब्लाइंडली किसी समर्थन के कायल नहीं है। इनका यह भी कहना है कि सेवियर ग्रुप आज की तारीख में गरचे एग्जिस्ट ना करता हो, लेकिन अगर आने वाले दिनों में एग्जिस्ट करता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अच्छे दिन आए, जल्दी से जल्दी SGBM बुलाई जाए और चुनाव हो। लेकिन क्या कुछ होता है, कोर्ट ऑब्जर्वर क्या रुख अपनाते हैं, ये बहुत कुछ आने वाले समय पर मुनहसिर होगा। लेकिन हाई कोर्ट के डबल बेंच की डेडलाइन अगर माने तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि 3 जून तक सब कुछ हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा, इंतजार करिए, आप देख 30 मई तक, माफ कीजिएगा, 30 मई तक सब कुछ हो जाना चाहिए। लेकिन क्या कुछ होगा, उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि कोर्ट ऑब्जर्वर लगातार परफॉर्म की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो काम करने के लिए पहचाने जाते हैं, वो कैमरे पे भी आने से बचते हैं।
तो उम्मीद यही है कि 30 मई तक सब कुछ बेहतर होगा और सारे के सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। और यामीन कुरैशी साहब ने सिराज कुरैशी साहब को एडवाइस भी किया है कि वो अब कोर्ट जाने से बचें और सब कुछ स्मूथली चलने दें। लेकिन क्या यामीन कुरैशी साहब की बात पर सिराज कुरैशी और उनका ग्रुप ध्यान देगा, ये भी बहुत अहम है। आप देखते रहिए वतन समाचार।